टॉपिक है टिटनस, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टू स्ट्रेच। क्या होता है? टू स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना या फिर खिंचाव, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इस डिजीज़ में बॉडी में क्या होता होगा? खिंचाव ना। और खिंचाव किसकी वजह से होता है? मसल्स की वजह से। यानी हमारी बॉडी में जो भी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारी मसल्स की वजह से। इसका मतलब इस बीमारी का असर सीधा हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की जो फिजियोलॉजी है उसके ऊपर पड़ता होगा। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? टिटनस कहते हैं। व्हाट इज टिटनस? टिटनस इज, इन शॉर्ट वी कैन से दैट टिटनस इज अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। अगर स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? टिटनस कहेंगे। ठीक, देखिए जैसे आम तौर से हम किसी चीज़ को उठाते हैं, किसी वज़न को उठाते हैं जब, तो उस वक्त हमारी मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं। इसका मतलब मसल्स में हम कॉन्ट्रैक्शन अपनी इच्छा अनुसार उसमें कॉन्ट्रैक्शन लाते हैं और उसे हम क्या करते हैं? उठाते हैं। या लोग जो जिम करते हैं तो जिम के दौरान भी जब किसी मशीन पर एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दौरान उनकी मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन को अगर कुछ देर तक कंटिन्यू किया जाए तो फिर हाथ या बॉडी का वो पार्ट जहाँ से भी हम कॉन्ट्रैक्शन किए हुए हैं, जिस पार्ट में भी हमने कॉन्ट्रैक्शन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराया हुआ है अपनी इच्छा से, वो पार्ट क्या होगा? दर्द करने लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है सर, कभी आप कोई वज़न उठाए हो तो उस वज़न को कुछ समय बाद आपको रखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी, आपकी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके उसका वज़न उठाया है तो उसमें जितना देर तक खिंचाव होगा उसमें पेन शुरू हो जाएगा। अगर यही कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाए? अनकंट्रोल हो जाए, यानी आप चाहें भी कि वो रिलैक्स हो लेकिन मसल्स रिलैक्स ना हो, चाहें भी कि मसल्स क्या हो? रिलैक्स हो लेकिन मसल्स रिलैक्स ना हो, तो उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? टिटनस कहेंगे। क्या बोलेंगे? टिटनस कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम सब जो अपना अपने जॉस जो है वो लॉक कर लें, यानी अपना मुंह सिर्फ जो है हम ज़ोर से बंद कर लें, तो कुछ देर तक आप बंद करेंगे तो आपको यहाँ पर पेन होना शुरू हो जाएगा ना। और अगर आप पूरी ताकत के साथ अपना मुंह बंद कर लें, कितना देर तक बंद कर सकते हैं? मुश्किल तो कुछ मिनट। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो आपने ताकत लगाई है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा, है ना। तो टिटनस में सिर्फ यही होता है कि मसल्स में अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मसल्स में क्या होता है? अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन। अब आप कहेंगे कि मसल्स में अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे प्रॉब्लम क्या है? ये दिमाग में सवाल आ सकता है ना कि आखिर अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम क्या है, इसको डिजीज़ क्यों कहते हैं। ठीक, तो जो चीज़ लास्ट में बताई थी वो पहले ही बता देते हैं कि सपोज़ कि, या फिर पहले आप ये मुझे बताएं कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारी मसल्स ही, हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो एक रिद्म में कॉन्ट्रैक्ट हो रही, रिलैक्स हो रही, जिससे हम सांस ले रहे हैं। आपने ब्रीदिंग की मैकेनिज्म में पढ़ा है, दो टाइप की रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, एक तो रेडियल मसल्स ऑफ द डायफ्राम और दूसरी जिसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ द रिब्स। इन मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर रिलैक्सेशन होता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हम सांस लेते रहते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ हम सांस को खींचें और फिर इसको बाहर निकाल ना पाएँ तो क्या होगा? ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, पेशेंट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो टिटनस में भी डेथ तभी होती है जब अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन किस में हो जाता है? रेस्पिरेटरी मसल्स में। ठीक है, लास्ट कंडीशन यही होती है कि रेस्पिरेटरी मसल्स में अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक, आप सांस ले नहीं पाएंगे और उससे क्या होगी? पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो एक और कंडीशन इसकी ये भी हो सकती है कि अगर मतलब इस डिजीज़ का दूसरा नाम से कहते हैं लॉक जॉ कंडीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जॉ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे आपका मुंह ही क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर पूरी ताकत लगा लो, खुलने वाला नहीं। ठीक, और एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन जिसे कहते हैं बैकबो कंडीशन या फिर कहते हैं ओपिस्थोटोनोस,
इसमें क्या होता है कि जो हमारी पीठ है, यानी कह लो स्पाइनल कॉर्ड इस हिसाब से होती है कि वो आगे की ओर ऐसे झुके। लेकिन अगर पीछे की ओर झुक जाए, उल्टी मतलब कह लो कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो झुक करके धनुष जैसी बन जाए तो कितनी ज़्यादा पेन होगा। जिम्नास्टिक वाले ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ वक्त के लिए। अगर उनको कह दिया उसी कंडीशन में रहने के लिए तो उनकी सारी जिम्नास्टिक वो भी क्या होंगे, भूल जाएंगे, है ना। तो मतलब कि जो हमारी नेचुरल जो कंडीशन में हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड बनाई गई वो किस तरह से बनाएगी, ताकि हम आगे की ओर झुक सकें। कोई सामान उठाना है, वजन उठाना है, ठीक है, ऊंचाई पर चढ़ना है तो आगे झुक सकें, पीछे नहीं। पीछे ठीक है, किसी कलाबाजी को दिखाने के लिए आप पीछे की ओर झुकने की आदत डाल लें तो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो भी कुछ वक्त के लिए आप ऐसा कर पाएंगे, हमेशा नहीं कर पाएंगे। तो ओपिस्थोटोनस वो कंडीशन होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी अपोजिट डायरेक्शन में कर्व होकर के एक बो बना लेती है, धनुष बना लेती है, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। हालांकि इन दोनों कंडीशन में डेथ तो नहीं होगी, लेकिन जब यही कंडीशन धीरे धीरे इंक्रीज़ करके जब बहुत सीवियर कंडीशन आती है इसकी, तो फिलहाल इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन अनकंट्रोल हो जाता है तो उस वक्त सांस लेना बंद हो जाता है, इससे मौत हो जाती है। अब ये पढ़ते हैं कि डिजीज़ होती कैसे है, ठीक। तो सबसे पहले इसका कॉजल एजेंट जो है वो एक बैक्टीरिया है। अभी तक आपने जो डिजीज़ पढ़ी उसमें देखा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिम्मेदार था, लेकिन यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिसको कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव, और कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है। कैसा होता है, रॉड शेप। लेकिन जब ये स्पोर फॉर्मेशन करने वाला होता है तो उस वक्त ये टेनिस के रैकेट शेप का हो जाता है। कैसा होता है, टेनिस के रैकेट शेप का हो जाता है जब इसको स्पोर फॉर्म करना होता है तो उस वक्त, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म किसी एक और खिसक जाएगा, जिससे बाकी की जो सेल है वो शेप कैसा ले लेगी, टेनिस रैकेट जैसा शेप ले लेगी, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड और बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक। ये बैक्टीरिया, दूसरी चीज़ ये कि जो टिटनस है ये अगर सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन के बेसिस पर देखा जाए तो कैसी सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, यानी जब स्किन वुंड्स, सॉइल जो वो स्किन वुंड्स के या वुंड्स के कांटेक्ट में आएगी तो उस वक्त चांसेस हैं कि ये बैक्टीरिया हमारे वुंड्स के ज़रिए होकर हमारी बॉडी में इंटर कर जाए, ठीक है। इसीलिए चोट लगने पर टिटनस का या टिडवैग इंजेक्शन वगैरह लगवाया जाता है। वो क्या है, टिटनस या टिडवैग जो इंजेक्शन लगाते हैं वो क्या है, वो एक तरह का वैक्सीन है जो इससे होने वाली इस टिटनस बीमारी को से बचाती है हमको, ठीक। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन है वो, कौन सी है, वैक्सीन दो टाइप की होती है, एक होती है प्री एक्सपोजर, एक होती है पोस्ट एक्सपोजर। जैसे जब हम डॉग बाइटिंग के बाद जब हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो क्या होती है, वो पोस्ट एक्सपोजर होती है ना, क्योंकि पॉसिबल है कि किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी बीत जाए लेकिन उसको कभी ज़िंदगी में डॉग बाइट ना करे। ऐसा था नहीं, डॉग बाइटिंग ऐसी कॉमन था नहीं कि सबको कंपलसरी है कि ज़िंदगी में एक ना एक बार डॉग बाइट करेगा ही। तो पहले से वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब डॉग बाइट कर ले तो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन लगा सकते हैं, समझ है ना। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके होने के चांसेस, जिसमें ये होता है कि लाइफ में कभी न कभी तो इन्फेक्शन हो ही सकता है, तो उसके लिए प्री एक्सपोजर वैक्सीन होती है कि होने से पहले ही वैक्सीनेशन करा लिया जाए। और कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जिनके होने के चांसेस कम होते हैं तो उसके लिए क्या होती है, पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन होती है। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी के लिए जो वैक्सीन हम लगाते हैं टिडवैग ना, वो भी क्या होती है, वो पोस्ट एक्सपोजर होती है। जब आपको चोट लग जाए तो आप लगवाएं। मे बी पॉसिबल ऐसा भी हो कि लाइफ में चोट ना लगे, सपोज, है ना। अब वो जो वैक्सीन होती है टिटनस की, वो होती क्या है, टिटनस, ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया है इससे ये जो टॉक्सिन सिक्रीट करता है, उसी टॉक्सिन का कह लीजिए कि वो फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटेड टॉक्सिन होता है, जिसे कहते हैं टिटनस टॉक्साइड कहा जाता है। यानी वैक्सीन कैसे बनाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड और जो टिटनस मतलब क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी का जो वैक्सीन है, दोनों को इसका जो वैक्सीन वो है क्या कहते हैं, टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन को फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट कर देते हैं, तो उसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड ट्रीटेड टॉक्सिन। वही क्या होता है, टिटनस का वैक्सीन होता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब उसके अंदर
डिजीज़ कॉज करने की क्षमता नहीं होती। ठीक तो ये तो वैक्सीन की बात हो गई। अब देखते हैं कैसे डिजीज़ होती है। तो सबसे पहली बात ये, जब स्किन वुंड होगा, कहीं चोट वगैरह लगेगी और सॉइल या मिट्टी के कांटेक्ट में आएगी बॉडी, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया वुंड्स के ज़रिए ब्लड में इंटर करेगा, मल्टीप्लाई करता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर उसी दौरान यानी मल्टीप्लिकेशन के दौरान जब ये स्पोर फॉर्मेशन करेगा, तो उस दौरान स्पोर के बाहर रिलीज़ करने के लिए इसकी जो सेल है वो रप्चर्ड हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा सेल का। जब सेल ब्रेक डाउन होगी तो उस दौरान एक टॉक्सिन सिक्रीट होगा जिसे न्यूरोटॉक्सिन कहते हैं, क्योंकि ये इसका असर किस पर होता है? हमारी नर्वस सिस्टम पर होता है या हमारे न्यूरॉन्स पर होता है। तो इस टॉक्सिन का नाम है जिसे कहते हैं टिटैनोस्पैस्मिन। ये एक टिटनस टॉक्सिन है या फिर न्यूरोटॉक्सिन है। तो एक सवाल का जवाब तो ये हो गया कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टिटनस, इधर क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया और टिटैनोस्पैस्मिन और टिटनस टॉक्सिन। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बैक्टीरिया नहीं, बल्कि इससे सिक्रीट होने वाला ये टिटनस टॉक्सिन। अब ये अपने मल्टीप्लिकेशन के दौरान ये टॉक्सिन बनाता है, ठीक है। तो ये टॉक्सिन जब इसकी डेथ हो जाती है और इसके स्पोर्स रिलीज़ हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद बॉडी के अंदर, तो ये टॉक्सिन भी रिलीज़ हो जाता है। अब ये टॉक्सिन ब्लड के ज़रिए पहुंचता है कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड में जा कर के स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स जो होती हैं, वो दो टाइप की होती हैं, यानी उसको मिक्स्ड कहते हैं। उसमें सेंसरी भी होती है और क्या होती है? मोटर भी होती है, ठीक। वहाँ जाने पर क्या होता है? देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सॉइल से में क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया मौजूद है, स्किन वुंड के ज़रिए वो अंदर जाएगा, सिक्रीट करेगा क्या चीज़? न्यूरोटॉक्सिन, जिसको टिटनस टॉक्सिन कहेंगे, जिसका नाम क्या है? टिटैनोस्पैस्मिन, जो कि एक एंडोपेप्टिडेज है। एंडोपेप्टिडेज का मतलब एक एंजाइम है, ठीक, जो कि एंडोपेप्टिडेज एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन पर अटैक करता है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब ये एंडोपेप्टिडेज एंजाइम जो है वो आफ्टर डेथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड ब्रेक, जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके स्पोर फॉर्मेशन कर लेता है, उसकी सेल ब्रेक हो जाती है, ये एंडोपेप्टिडेज जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद कहाँ पहुँचेगा? ये स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में जो सिनैप्टिक वेसिकल्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में सिनैप्स होंगे, सिनैप्स पर जो सिनैप्टिक वेसिकल्स होंगी उसे ये क्या करेगा? उसमें मौजूद एक प्रोटीन जिसका नाम है सिनैप्टोब्रेविन, उसे ये ब्रेक कर देगा, ठीक। जब इसे ब्रेक कर देगा यानी इस पर अटैक करके इसे ख़राब कर देगा, तो अब सिनैप्स, देखो ये जो सिनैप्स है, जैसे ये मान लो क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या कहते हैं? नर्व सेल है। ये साइटॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये दूसरी नर्व सेल है, ठीक। तो एक नर्व सेल का जो टीलोडेंड्रिया होता है, दूसरे नर्व सेल के साइटॉन के साथ जहाँ पर जंक्शन बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? सिनैप्स कहते हैं, इस पोजीशन को। तो आपने पहले पढ़ा है नर्वस सिस्टम में कि जो एक्सॉन का जो एंड होता है ना, इस पर बहुत से बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सिनैप्टिक बटन्स कहते हैं या सिनैप्टिक बटन्स कहते हैं। अब इन सिनैप्टिक बटन्स के अंदर बहुत सी छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, जिन्हें कहते हैं सिनैप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। इन सिनैप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। तो यहाँ से जो नर्व इम्पल्स आता है वो इसी सिनैप्टिक बटन में मौजूद जो सिनैप्टिक वेसिकल्स हैं, वो सिनैप्टिक वेसिकल जो होते हैं उस नर्व इम्पल्स को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफ़र कर देती हैं। यानी यहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें, फिर साइटॉन्स होता है, फिर एक्सॉन में, फिर ये जाएगा कहाँ पर? जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। अब न्यूरोटॉक्सिन जो था ये क्या नाम था इसका? टिटैनोस्पैस्मिन, जो कि एक एंडोपेप्टिडेज था। इसने क्या किया कि सिनैप्टिक वेसिकल में मौजूद जो प्रोटीन है, स्पाइनल कॉर्ड के सिनैप्स में मौजूद सिनैप्टिक वेसिकल्स होंगी, उसमें मौजूद जो प्रोटीन है जिसका नाम है सिनैप्टोब्रेविन, इसे क्या करेगा? रिलीज़ कर देगा। जब इसे रिलीज़ करेगा तो अब ये प्रोटीन जो है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेगी, कहाँ पर? एट सिनैप्स ऑफ द मोटर नर्व्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी जब जो है वो क्या कहते हैं, टिटैनोस्पैस्मिन रिलीज़ होगा ना, तो ये आकर के इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मान लो ये क्या है? एंड बटन है, इसके अंदर बहुत सी क्या है? वेसिकल्स हैं,
इन वेसिकल्स, चूँकि वो क्या है, एंडोपेप्टिडेज एंजाइम है, तो अगर मान लीजिए एक वेसिकल है बड़ी सी, इसके अंदर बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं। अब एंडोपेप्टिडेज एंजाइम जब इसकी वॉल को रप्चर, इसके अंदर मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, तो अब ये सिनेप्टिक वेसिकल क्या करेंगी, पूरे अपने अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेंगी, रिलीज़ कर देंगी। जब ये रिलीज़ होगा तो अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पहुँच गया, सीधा होता हुआ पहुँच गया हमारे स्केलेटल मसल्स में। जब स्केलेटल मसल्स में जाएगा तो ये कौन सी नर्व्स हैं, मोटर नर्व। आपको मालूम सेंसरी नर्व्स का काम क्या होता है कि यहाँ से सेंस को लेना, स्टिमुलस को लेना, स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को यानी सीएनएस तक पहुँचाना। और मोटर नर्व का काम क्या होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो ऑर्डर होता है उसे वापस कहाँ ले जाना, जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचाना। अब अगर मोटर नर्व्स में ऐसा होगा कि इसके अंदर में मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज़ होंगे, तो वो तुरंत ट्रैवल करके यानी वो सूचना केमिकल मैसेज के फॉर्म में कहाँ पर आएगी, अगले वाले न्यूरॉन में। इस तरीके से होते हुए वो कहाँ पहुँच जाएगा, स्केलेटल मसल्स में। तो उस जगह की स्केलेटल मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्योंकि मोटर नर्व का काम क्या है, उनका काम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना है। यानी यहाँ से जब सूचना जाती है सेंसरी के ज़रिए, तो मोटर क्या करती है, ऑर्डर देती है ज़रूरी स्टेप लेने के लिए। ठीक है, जैसे आपने कोई गर्म चीज़ अगर अपने हाथ से टच कर ली, तो आप एक बार तो उस गर्म चीज़ का जो स्टिमुलस है, वो गर्म चीज़ क्या है, वो हमारे लिए स्टिमुलस है, और वो हमारे हाथों से जब टच होगा तो हमारी सेंसरी नर्व जो है वो ले जाएंगी सूचना कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर नर्व होंगी वो सूचना वापस ले आएंगी कि अपने हाथ को क्या करना है, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर लेना ताकि वहाँ से हट जाए, दूर हट जाए। बात समझे। तो अगर यही चीज़ ऐसा हो कि ये जो मैकेनिज़्म है कि बाहर से किसी स्टिमुलस को लेने पर ज़रूरत पड़ने पर हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, समझे ना। जब हम चाह रहे हैं तब कॉन्ट्रैक्शन, अगर मान लो हम चाहें नहीं, गर्म चीज़ है, हम छूते ही रहेंगे, इसको नहीं हटाएंगे, ऐसा भी होता है ना। अरे भाई, लोहे का एक जो है एकदम गर्म जो है लोहा हो, आपसे कोई कहे चलिए हम आपको जो है ना 1 लाख रुपए देंगे, इसको आप पकड़ लो, तो आप तो पकड़ लोगे ना। भाई सोचो चलो ठीक है, बाद में इलाज करा लेंगे, 10,000 रुपये इलाज में खर्चे हो जाएंगे, 1 लाख रुपये 90,000 का फ़ायदा होगा। तो कुछ बहादुर लोग होंगे ऐसे, सब नहीं कर, हम ये नहीं कर सब कर सकते, कुछ बहादुर होंगे ऐसे जो कर लें। मतलब ये कि अगर आप चाहेंगे तो खतरे वाली चीज़ जिससे आमतौर से आपका हाथ स्ट्रेच हो जाता है उसे भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि वो आपकी इच्छा अनुसार काम करता है। तो यहाँ पर भी जब मोटर नर्व्स में ऐसा होगा, सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर्ड हो जाएंगी, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे, तो अब ये क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट कर देंगे किसको, स्केलेटल मसल्स को। किस लिए, टू स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में तो ये सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन हमारे विल के अकॉर्डिंग होती हैं। जब हम चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, नहीं चाहते तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब ये चीज़ें बैक्टीरिया के टॉक्सिन की वजह से, इस जो है टिटेनोस्पैस्मिन टॉक्सिन की वजह से, चूँकि ये आकर के इनकी वेसल्स के अंदर मौजूद जो प्रोटीन थी जिसका नाम था सिनेप्टोब्रेविन, इसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। अब जो है पूरा न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, रिलीज़ हो जाएगा, और रिलीज़ होने के बाद अपने आप क्या करेगा, सेंड कर देगा एक नर्व इम्पल्स कि कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो अपने आप चाहें चाहे ना चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, बगैर चाहे आपके जो जॉज हैं वो लॉक हो जाएंगे, ना चाहते हुए भी आपकी बॉडी बैक बो हो जाएगी, उल्टा टर्न हो जाएगी, है ना। और उसके बाद अगर रेस्पिरेटरी मसल्स में ये प्रॉब्लम आ गई, यानी समझ लो कि ऐसे स्पाइनल कॉर्ड के ऐसे पार्ट में ये प्रॉब्लम आई है कि जो क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी मसल से जिसका कांटेक्ट था, तो अब रेस्पिरेटरी मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा अनकंट्रोल, तो फिर क्या होगी, डेथ हो जाएगी।